गांव के पश्चिम छोर पर जहां पगडंडी जंगल में खो जाती है, एक हवेली खड़ी थी। ऊंची, अंधेरी और चारों तरफ उगे पीपल और बरगद के पेड़ों में घिरी हुई हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों पर काई और बेलें चढ़ चुकी थीं। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और छत पर हर बरसात में पानी रिसता था। लेकिन हवेली की सबसे डरावनी बात उसकी शक्ल नहीं, बल्कि उसके बारे में फैली कहानियां थीं। कहते थे इस हवेली में कुलक्षणी बाई का राज है, एक ऐसी औरत जो यहाँ अकेली रहती है और जो भी उसके रास्ते में आता है वह कभी लौटकर गांव नहीं पहुंचता। लोगों ने कसम खा रखी थी कि हवेली की तरफ देखने तक से मनहूसियत लग जाती है। बच्चे तो उसके नाम से ही रो पड़ते और औरतें शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेती। रात के सन्नाटे में हवेली से अजीब आवाजें आती, कभी औरत की चीख, कभी बच्चे के रोने की और कभी लोहे के घसीटे जाने की आवाज। एक आध ने बहादुरी दिखाकर पास जाने की कोशिश की, लेकिन या तो वो अगले दिन बुखार में तपते हुए मिले या गांव छोड़कर कहीं और चले गए। कुलक्षणी बाई को किसी ने पास से देखा भी था। लाल साड़ी में, बाल बिखरे, आंखें लाल जैसे अंगारे, हाथ में दिया या कभी जंग लगा दराती। वह बस चुपचाप खड़ी रहती और जब कोई उसे देख लेता तो एक ठंडी मुस्कान देती, जैसे किसी के मौत का वादा कर रही हो। गांव में एक नौजवान था, शिवानंद, जिसे बाकी लोग शिवा कहते थे। वह बाकी गांव वालों की तरह इन बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता था। उसकी मां बचपन से उसे समझाती थी कि हवेली के पास मत जाना, लेकिन शिवा को लगता था कि डर की आड़ में कोई न कोई सच छुपा है और वह सच जानना चाहता था। एक बरसाती रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, शिवा ने तय किया कि आज वह हवेली में जाएगा। उसने लालटेन उठाई, एक लकड़ी का डंडा लिया और चुपचाप घर से निकल पड़ा। गांव के किनारे पहुंचते ही ठंडी हवा में सीलन और सड़ांत की गंध भर गई। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, हवा और भारी होती गई, मानो उसे पीछे धकेल रही हो। दरवाजा चरमराकर खुद ब खुद खुल गया। अंदर एकदम अंधेरा था, सिर्फ टूटे खिड़कियों से बिजली की चमक कभी कभी दीवारों पर अजीब से साए बना रही थी। शिवा ने कदम रखा और फर्श पर पुराने सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट गूंज उठी। तभी ऊपर की मंजिल से पायल की हल्की सी आवाज आई, धीमी मगर साफ। शिवा ने सांस रोककर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। ऊपर पहुंचते ही उसने उसे देखा, लाल साड़ी में एक औरत, पीठ उसकी तरफ और सामने एक बड़ा आईना। वह अपने आप से धीरे धीरे कुछ कह रही थी, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। फिर अचानक वह रुकी और आईने में शिवा का चेहरा दिखाई दिया और उसी पल उसने अपना चेहरा मोड़कर सीधे शिवा की आंखों में देखा। उसकी आंखें सचमुच अंगारों की तरह लाल थीं, होठों पर हल्की मुस्कान और एकदम ठंडी, जैसे किसी बर्फ के टुकड़े पर खून की बूंदें जम गई हों। उसने कहा, बहुत हिम्मत है तुझमें, अब देख हवेली का सच। और फिर दिए की लौ बुझा दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। शिवा को महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसके कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक फुसफुसाहट, अब तू भी यहीं रहेगा। शिवा के पैरों के नीचे की लकड़ी चरमराने लगी, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। अंधेरे में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अनगिनत अदृश्य हाथ उसके कंधों और बाजुओं को थामे हों। उसका गला सूख गया, सांसें तेज हो गईं और कानों में सिर्फ उस औरत की धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी, यह हवेली अब तेरी भी है, तू यहां से जा नहीं पाएगा। अचानक बिजली की एक तेज चमक हुई और कमरे में हल्की सी रोशनी फैली। उसी क्षण शिवा ने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए हैं, जो एक पल के लिए ऐसे चमक रहे थे जैसे अंगारों से खींचे गए हों। उसके चारों ओर धुंध जैसी परत तैर रही थी और धुंध में धुंधले धुंधले चेहरे, कुछ डर से विकृत, कुछ दर्द में चीखते हुए, बस एक पल के लिए दिखे और फिर गायब हो गए। शिवा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी सारी ताकत जुटाकर डंडा कसकर पकड़ा और पीछे की ओर एक झटका मारा। उसे किसी ठंडी चीज से टकराने का एहसास हुआ और उसी समय पायल की आवाज अचानक बंद हो गई। हवा भारी हो गई, जैसे पूरा कमरा सांस रोक कर खड़ा हो। तू सच जानना चाहता है? अंधेरे में उसकी आवाज फिर आई, लेकिन अब वह और पास थी। शिवा ने महसूस किया कि कोई उसके कान के बिल्कुल पास खड़ा है। हाँ, उसने जितनी हिम्मत जुटा सकता था जुटा कर कहा,
मुझे सच बताओ। एक धीमी हंसी कमरे में गूंज उठी, वह हंसी जिसमें उपहास भी था और कोई गहरी पीड़ा भी। सच सच तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, सबको बस डर चाहिए ताकि वो अपनी कहानियां बना सकें। बिजली फिर चमकी और इस बार शिवा ने साफ देखा, औरत अब उसके सामने थी। लाल साड़ी के नीचे उसका चेहरा पहले जितना भयानक नहीं लग रहा था, बल्कि थका हुआ और बुझा बुझा। उसकी आंखों की लालिमा जैसे दर्द से भरी थी, न कि क्रोध से। ये सब क्यों कर रही हो? शिवा ने पूछा। वह कुछ क्षण चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, क्योंकि जब मैंने सच बोलना चाहा, किसी ने नहीं सुना। जब मदद मांगी, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। सब ने मुझे कुलक्षणी कह दिया ताकि वो मुझसे और इस हवेली से दूर रहें और उनकी नजर इस जमीन पर पड़े जिस पर वो कब्जा करना चाहते थे। शिवा के भीतर कुछ बदलने लगा। वह अब डर से ज्यादा जिज्ञासु हो गया। तो ये सब भूत प्रेत की बातें, आवाजें, साए, वह हल्का सा मुस्कुराई। सब नाटक, अंधेरा, टूटी खिड़कियों से आती हवा, पुराने बर्तनों में पत्थर और बस थोड़ी समझदारी। शिवा ने देखा हवेली के एक कोने में पुराना रेडियो पड़ा था, जिसकी मदद से वह अजीब आवाजें बनाती थी। फर्श के नीचे कुछ खोखले हिस्से थे जिन पर चलते ही भयानक गूंज निकलती थी। दीवारों पर जो निशान थे वे किसी लाल मिट्टी और चूने से बनाए गए थे जो बिजली की चमक में डरावने लगते थे। तूने ये सब क्यों किया? शिवा ने पूछा। ताकि कोई यहां ना आए, ताकि मैं अकेली अपनी जमीन पर रह सकूं, क्योंकि इस हवेली में अब मेरा ही सब कुछ है। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन उसमें एक अजीब सा गर्व था। शिवा के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। बाहर गांव में यह औरत एक खौफनाक दानवी बन चुकी थी और यहां सामने एक सामान्य इंसान खड़ी थी जिसे हालात ने यह रूप लेने पर मजबूर किया था। शिवा ने जब गौरी से पूछा, तू ये सब क्यों कर रही है, तो कुछ पल वह चुप रही। फिर जैसे बरसों से दबे ज्वालामुखी का मुंह खुल गया। आज से करीब 15 साल पहले गौरी ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, मैं इस हवेली की सबसे खुशहाल बेटी थी। मेरे पिताजी गांव के इकलौते बड़े जमींदार थे। माँ की तबीयत कमजोर थी, लेकिन हमारे घर में हंसी खुशी थी। आसपास के लोग हमें इज्जत देते थे और मैं अपने बचपन के दोस्त राघव से शादी करने वाली थी। उसकी आंखें पुरानी यादों में कहीं खो गईं, लेकिन चेहरे पर कड़वाहट उतर आई। लेकिन लालच इंसान को जानवर बना देता है। मेरे पिताजी के ही कुछ रिश्तेदार, चाचा और उनके बेटे हमारी जमीन हड़पना चाहते थे। उन्होंने पंचायत में अफवाह फैलाना शुरू की कि मैं अपशकुनी हूं, जिस भी घर में जाऊंगी वहां बर्बादी होगी। उन्होंने कहा कि मेरी शादी से पहले गांव में 3 मौतें हुई और यह मेरी मनहूसियत का सबूत है। शिवा ध्यान से सुन रहा था। गौरी ने गहरी सांस ली। राघव पर भी दबाव डाला गया। उसे कहा गया कि अगर उसने मुझसे शादी की तो उसका कारोबार चौपट कर देंगे। वह डर गया और शादी से 1 हफ्ता पहले उसने रिश्ता तोड़ दिया। उस दिन गौरी की आवाज भारी हो गई। मेरी मां को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने दम तोड़ दिया। उसी शाम मेरे चाचा ने पंचायत में ऐलान कर दिया कि मैं कुलक्षणी हूं और ऐसी औरत का रहना गांव के लिए अशुभ है। पिताजी टूट गए। कुछ महीनों बाद वो भी चल बसे। शिवा के भीतर गुस्सा उबल रहा था। तो फिर तू यहीं रह गई? गौरी ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने हवेली और जमीन को बचाने की कसम खाई, लेकिन मेरे चाचा बार बार गुंडों को भेजते, डराते, धमकाते। मैंने सोचा अगर मैं खुद को भूत प्रेत जैसा डरावना बना दूं तो कोई पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी आंखें नम हो गईं। लोगों ने मुझे कुलक्षणी मान लिया। मैं भी वही बन गई, कम से कम बाहर से। अंदर से मैं बस अपने घर को बचा रही थी। अब शिवा को सब साफ हो चुका था। यह कुलक्षणी कोई शापित आत्मा नहीं, बल्कि एक औरत थी जिसे लालच और झूठ ने एक डरावनी छवि में ढाल दिया था। और उसी दिन उसने ठान लिया कि वो इस झूठ को तोड़कर गौरी का हक उसे वापस दिलाएगा। शिवा ने लालटेन की लौ को थोड़ा तेज किया और गौरी की आंखों में देखा। तूने इतने साल अकेले ये सब झेला, अब और नहीं। अब ये हवेली तेरी रहेगी और तेरी इज्जत भी वापस आएगी। गौरी ने हल्की सी हंसी में कहा। गांव वाले मेरी बात नहीं सुनेंगे शिवा, उनके लिए मैं हमेशा कुलक्षणी ही रहूंगी। शिवा ने डंडा उठाकर कहा। तो फिर मैं उन्हें सुनाऊंगा। अगली सुबह शिवा ने पूरे गांव में ढोल बजवाया।
आज दोपहर पंचायत के चौपाल में सब लोग आओ, हवेली का सच सुनना है। लोग जिज्ञासा और डर से इकट्ठा हुए। कुछ दबंग लोग जो गौरी की जमीन हड़पना चाहते थे भी आ गए। उनके चेहरों पर तिरछी मुस्कान थी, मानो उन्हें यकीन था कि शिवा का मजाक उड़ाया जाएगा। शिवा ने सबके सामने एक एक चीज दिखाई। पुराना रेडियो जिससे डरावनी आवाजें आती थीं, खोखले फर्श जो भारी कदम पड़ते ही भयानक गूंज देते थे, दीवारों के नकली निशान और खिड़कियों से आती हवा जो डरावनी चीख जैसी लगती थी। ये है हवेली का डर। कोई भूत प्रेत नहीं, बस इंसानी चालाकी, ताकि लालची लोग दूर रहें। फिर उसने असली दस्तावेज उठाए, रजिस्ट्री पेपर, गांव के रिकॉर्ड और वह वसीयत जिसमें हवेली और जमीन का नाम गौरी के पिता के नाम दर्ज था। ये जमीन और हवेली किसी और की नहीं, गौरी बाई की है। और तुम्हारे मुखिया के रिश्तेदार इसे हड़पना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे कुलक्षणी बना दिया। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ बूढ़े लोग खड़े हो गए और बोले, हमें सच में याद है, गौरी की मां की मौत बीमारी से हुई थी, लेकिन उस वक्त इसे मनहूस ठहरा दिया गया। दबंगों को गुस्सा आ गया। शिवा, तू बहुत बोल रहा है, गांव में अशुभ औरत का रहना सही नहीं। शिवा ने डट कर कहा, अशुभ वो नहीं जो अकेली अपनी जमीन बचा रही है, अशुभ वो हैं जो झूठ बोलकर किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बात हाथापाई तक पहुंच गई। कुछ दबंग शिवा पर टूट पड़े, लेकिन शिवा के दोस्त और कुछ ईमानदार गांव वाले आगे बढ़े और भिड़ गए। चौपाल के बीचों बीच लाठी डंडे चले, लेकिन अंत में दबंगों को भागना पड़ा। उस दिन पंचायत ने खुली बैठक में फैसला सुनाया, गौरी की जमीन और हवेली वापस उसे दी जाए और जो लोग उसके खिलाफ झूठ फैलाते रहे उनसे माफी मंगवाई जाए। गौरी चौपाल में खड़ी थी, उसके चेहरे पर बरसों बाद रोशनी थी। उसने भीड़ में खड़े शिवा को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक भरोसा था। शिवा ने धीरे से कहा, अब हवेली तेरी, जमीन तेरी। और अगर तू चाहे तो, गौरी ने मुस्कुराकर पूछा, तो जिंदगी भी तेरी। कुछ महीनों बाद हवेली के आंगन में शादी की शहनाई बजी। लाल साड़ी में गौरी अब डरावनी कुलक्षणी नहीं, बल्कि गांव की नई रानी थी। और शिवा उसका साथी पीपल और बरगद के पेड़ों की छांव में अब बच्चों की हंसी गूंजती थी। और हवेली में अब डर नहीं, बल्कि त्योहारों की रौनक बसती थी। शादी को 2 महीने हुए थे। हवेली अब खुशियों से भर चुकी थी। गांव के बच्चे अब डरते नहीं, बल्कि खेलते खेलते हवेली के आंगन तक आ जाते थे। गौरी सुबह मंदिर में फूल चढ़ाती और शिवा खेतों में काम देखता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लालच की आग इतनी आसानी से नहीं बुझती। गांव के बाहर वही दबंग जिनकी साजिश शिवा ने नाकाम की थी, अब एक आखिरी चाल की योजना बना रहे थे। अगर हवेली हमारी नहीं हो सकती तो इसे रहने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तय किया कि आधी रात को हवेली में घुसकर आग लगा देंगे और ऐसा लगेगा कि कोई अपशकुन की वजह से यह सब हुआ है। एक अमावस की रात, जब आसमान में चांद नहीं था और हवेली चारों तरफ से घोर अंधेरे में डूबी हुई थी, दबंग धीरे धीरे पेड़ों की आड़ से आगे बढ़ने लगे। उनके हाथ में मिट्टी के तेल के कनस्तर और जलती मशालें थीं, लेकिन हवेली में अब वो गौरी नहीं थी जो अकेली और डरी हुई थी। अब वो शिवा की पत्नी और इस घर की मालकिन थी। गौरी ने पीपल की छांव से सरसराहट सुनी और शिवा को जगा दिया। कोई आ रहा है, उसने फुसफुसाया। शिवा ने तलवार और डंडा उठाया। हाँ, अब हवेली में सुरक्षा के इंतजाम पूरे थे। जैसे ही दबंग आंगन में दाखिल हुए, शिवा ने छत से लालटें नीचे गिराई, जिससे अचानक पूरा आंगन रोशनी से भर गया। गौरी ने ऊंची आवाज में कहा, आज देखो कुलक्षणी नहीं, इस हवेली की रानी कैसे जवाब देती है। शिवा ने सीधा पहले आदमी को डंडे से गिरा दिया। बाकी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन गौरी ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही मिनटों में गांव के लोग, जिन्हें पहले से आगाह कर दिया गया था, मशालें लेकर आ गए। दबंगों को घेर कर पकड़ लिया गया। पंचायत ने उसी वक्त सख्त फैसला सुनाया, दबंगों को गांव से निकाल दिया जाए और उनकी जमीन गरीब किसानों में बांट दी जाए। गांव के मुखिया ने खुद आकर गौरी से माफी मांगी और कहा, हम हशमा फर हमने तुझ पर झूठा कलंक लगाया था।
आज तूने साबित कर दिया कि तू अशुभ नहीं बल्कि इस गांव का सौभाग्य है। उस रात हवेली के आंगन में दिए जलाए गए, मिठाई बांटी गई और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती रही। गौरी ने शिवा की तरफ देखकर कहा, अब सच में ये हवेली हमारी है, हम दोनों की, और इसमें अब कभी डर नहीं लौटेगा। शिवा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। पीपल और बरगद के पेड़ अब हवेली की पहरेदारी करते थे, लेकिन उनकी छाव में अब सिर्फ खुशियों की परछाइयां रहती थीं और कुलक्षणी का नाम वो अब सिर्फ एक पुरानी कहानी थी जिसे बच्चे सुनकर हंसते थे। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अशी पंडित चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।